नमस्कार, बजट ब्रह्मास्त्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयति मिश्रा और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। और बजट का ब्रह्मास्त्र चल चुका है। आम बजट 2026 जयति पेश हो चुका है और उसको लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल हिमाद्री, और सुबह से ही हमारी फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज के जरिए पहले बजट से पहले की संभावनाएं और उसके बाद में बजट को सिलसिलेवार डिकोड भी किया जा रहा है। स्टूडियो में मौजूद है एक बेहद खास पैनल। सबसे पहले उनसे रूबरू करवाते हैं। सुनील भार्गव जी हमारे साथ में है, बीजेपी प्रवक्ता है, सर बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक सिंह जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत। उस तरफ से रिद्धि राजवंशी जी मेरे साथ में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिद्धि जी स्वागत है आपका। पारुल भार्गव जी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। नीलम मित्तल जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से हैं, शिक्षाविद हैं। और साथ ही राजेश कोठारी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अर्थशास्त्री हैं राजेश जी, अनुभवी हैं। हिमाद्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि आज के बजट भाषण के दौरान जिस तरह से पहले की तस्वीरें हमने देखी, दही चीनी खिलाकर किसी भी परीक्षा से पहले जाना वैसे ही शुभकारी माना जाता है। निर्मला सीतारमण बिल्कुल वैसे ही नवीबार अपने बजट भाषण को पढ़ने के लिए निकली और 84 मिनट के इस बजट भाषण की जो हाईलाइट थी फर्स्ट इंडिया पर हमने दिखाई। लेकिन सबसे पहले सुनील भार्गव जी, मेरा आप ही से सवाल, क्योंकि हम जब बात करते हैं विकसित भारत की और जब बात करते हैं मेक इन इंडिया की, ऐसे में दोनों पैरेलल चल रहे हैं, जिसकी एक विगत तस्वीर कुछ दिन पहले यूरोपियन संघों के साथ जो डील हुई, मदर ऑफ डील जिसे कहा गया, उसमें एक देखने को मिली। और उसके बाद आज का जो बजट है वो पूरी तरह से भारत को पूरा विकसित करने पर जोर देता हुआ 2047 के विजन को साकार करता हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। व्हाट्स योर टेक सुनील जी, आप लगातार इसे करीब से देख भी रहे हैं, किस तरह का बजट आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है। हाँ। विकसित भारत का जो टारगेट है 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, उसकी ओर एक बड़ा कदम है। हम एक आधार पर आ गए हैं। आज हमारा बजट 53.5 लाख करोड़ का, हमारी रेवेन्यू आज बढ़कर 50 लाख करोड़ होगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन जिस प्रकार जिस गति से बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि उस गति को और बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि स्पीड तो है पर स्केल और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड और स्केल के बिना वो जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। जब इसको कहा रिफॉर्म एक्सप्रेस, तो रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी एक विजनरी डॉक्यूमेंट होगा। भविष्य की जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ चलेगी, एआई, सेमीकंडक्टर, रियल अर्थ, फ्रेट कॉरिडोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर एक बड़ा थ्रस्ट होगा। तो इस बजट में जहां मैं समझता हूं आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया है, वहीं ग्लोबल रीच पर भी ध्यान है। जहां लीगल और लेबर रिफॉर्म्स हैं, वहीं पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। जहां स्केल है वहां स्पीड भी है। जहां चिप है वहां शिप भी है। जहां ज्ञान है वहां विज्ञान भी है। जहां रिफॉर्म्स हैं वहाँ परफॉर्म भी है। जहाँ पॉपुलेशन की ओर ध्यान दिया है वहाँ पॉल्यूशन की ओर भी ध्यान दिया है। जहाँ एक्सप्लोरेशन है वहाँ पर इनोवेशन भी है। सिक्योरिटी है, चाहे वो नेशनल हो या सोशल हो, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी पर भी ध्यान दिया गया है। एक प्रकार से एक संपूर्ण चित्र, एक मैक्रो लेवल का एक विजन डॉक्यूमेंट ये बजट है। हम देखते हैं आज हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.4%, हमारा फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.1 पे आ गया। लेकिन सर, एक आपको टोक रही हूं बीच में, हमारे महंगाई की दर, जिस फिस्कल डेफिसिट का आपने जिक्र किया, अब क्योंकि बड़ा ऐलान किया गया है, 54 लाख करोड़ का ही बजट है, तो उसको मेंटेन करना भी तो एक बड़ी कहा जा सकता है चैलेंज रहने वाला है इस बजट में, क्योंकि फुल्ली फोकस एक्स्ट्रा एडवांस कॉरिडोर पर, लॉजिस्टिक पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऐसे में फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना लगता है कि एक चैलेंज भी रहेगा। इस पर भी आपसे टेक लूंगी। लेकिन प्रतीक सिंह जी, आप ही से ये सवाल, क्योंकि सभी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास की संभावनाएं टैक्स स्लैब में बदलाव से भी जुड़ी हुई थी, जो कि कहीं ना कहीं इस बार इस बजट में अब तक दिखाई नहीं दिया। कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि इसको लेकर भी काउंटर कर रही है, आपका क्या इस पर कहना रहेगा? देखिए, सुबह बजट देखा, उसके बाद में अभी भाजपा प्रवक्ता को सुना, तो मेरे को तो अदम गोंडवी जी के 2 शब्द याद आ गए कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये कह रहे थे अभी कि हमारी जो है चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, जीडीपी हो गई। अरे आप इस ऐसी चौथी अर्थव्यवस्था का क्या करें जहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो हम पूरी दुनिया में 140वें स्थान के ऊपर आते हैं। ये कह रहे थे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है। भाई, भारत पे कर्जा कितना बढ़ गया? 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बढ़कर के 225 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। प्रति व्यक्ति पे जो कर्जा था वो मार्च 2023 के अंदर 3,90,000 रुपए था, जो मार्च 2025 में वो 4,80,000 रुपए हो गया।
घरेलू बचत, भाई आप ये कह रहे थे महंगाई कम हो गई, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, नौकरियां मिल रही हैं। घरेलू बचत जो थी वो जीडीपी की 2013-14 में 32% थी, जो 23-24 के अंदर घट करके 18.1% रह गई। फिर कह रहे थे कि देश को विदेश को ज्ञान है, विज्ञान है। अरे ज्ञान विज्ञान नहीं है, आपका जो विदेशों से जो आप व्यापार कर रहे हैं उसका घाटा है। आपको पता होगा कि भारत का जो व्यापार घाटा है वो कुल निर्यात तो हम कर रहे हैं 37 लाख करोड़ रुपए, और कुल आयात है 61 लाख करोड़ रुपए का। तो हमारा जो व्यापारिक घाटा है वो 24 लाख करोड़ रुपए का है। और आप जब पहले ध्यान है आपको 12-13 में कहा जाता था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है और प्रधानमंत्री की उम्र को रुपया छूता जा रहा है। अब क्या हुआ, अब प्रधानमंत्री की उम्र तो क्रॉस कर चुका और अब आडवाणी जी की उम्र पे पहुंच चुका है। उसके बाद में ये कह रहे थे कि प्रतीक जी आपके पॉइंट्स पे भी लगातार आएंगे, लेकिन हमारे साथ राजेश कोठारी जी भी हैं, अर्थशास्त्री हैं और बेहतर तरीके से जो इस बजट को बता सकते हैं। राजेश जी, आपने पक्ष को भी सुना, आपने विपक्ष को भी सुना, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन आम बजट 2026 को लेकर एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस बजट को? जब आप बजट को देखते हैं और मैक्रो पिक्चर को आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपको लगता है सब कुछ अनुकूल है। जो पैरामीटर्स जिसके जरिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम जज करते हैं, आंख एग्जामिन करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स इस जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में भी इंडिया के फेवर में हैं। वो फिस्कल डेफिसिट की बात कर लें, हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लें, हम प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लें, ये सारे आंकड़े मन को लुभाते हैं। पर जब आप ग्रास रूट पे जाते हो तो पिक्चर कुछ और ही दिखती है। कैसे? हम 2047 का एक नारा पकड़ लिया, विकसित भारत। 2047 से 20 साल की दूरी है, मुझ जैसी पीढ़ी के लोग तब तक रह नहीं पाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। सवाल ये उठता है कि आज भारत के ऊपर 17 लाख करोड़ का इंटरनल बोरिंग्स है और जो रुपया हम कमाते हैं उसका 20 पैसा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे हम लोग देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आंकड़े कुछ और कहते हैं, हकीकत कुछ और है। हम कहते हैं विकसित भारत बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। अरे कहाँ से विश्व गुरु बनोगे? 5.95 लाख करोड़ तो डिफेंस में दे रहे हो, एजुकेशन में आप खर्च कर रहे हो 1,40,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। तो ये जो है ना मिसकैलकुलेशन, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म समझ में आता है, पर किसका रिफॉर्म, किसका परफॉर्म, किसका ट्रांसफॉर्म, ये क्लियर नहीं है। दूसरी ओर आज रुपए की हालत कितनी पतली है, सुनील भाई से एग्री करेंगे। 92 रुपीस पर रुपये डॉलर हो गया आपका। हम लोग कहाँ थे जब हम पावर में आए थे? डॉलर क्या था, आज हम लोग क्या। अब ये मत कहिए कि हमारा व्यापार बढ़ा, व्यापार नहीं बढ़ा है, पर रुपये हम लोग घाटे में ही जा रहे हैं। तीसरी ओर आई थिंक अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को ढंग से पढ़ा हो, उसमें जो अर्थशास्त्री हैं, जो हमारे CA हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने बहुत बड़े कंसर्न रेज करा है कि सरकारों को अब फ्री बीज के बारे में सोचना चाहिए। यानी लास्ट ईयर तो हम लोग अनुकूल था, अब वो सारी चीजें हमारी भारी पड़ रही है। अब ये पता मुझे लगता है किस तरह का विकास है। कारण क्या मानते हैं इसका कारण क्या है? देखिए हमारी क्या है कि हम पब्लिक मेजर अपनाते हैं। मुझे ये कहाँ लिखा हुआ है कि 80 करोड़ लोगों को आप 2 वक्त का भोजन वो भी 5 साल तक फ्री दो। इससे न तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती है, न हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है, और न ही हमें एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। कुल मिलाकर के माध्यम वो कह रहे हैं कि जो बैलेंस बताया जा रहा है वो बैलेंस कमी है। और भी लोग यहाँ, मैं चाहूंगी सवाल आप पूछिए। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार पारुल जी भी मौजूद है। पारुल जी, बजट आ गया है और सबकी इस तरफ पारुल जी, बजट आ गया और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस बजट को लेकर एक आम आदमी के तौर पर? बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ गृहिणी की तरह या सोशल वर्कर की तरह, तो सबसे पहले तो एक ही कथन कहूँगी कि बजट बचत करने का तरीका है, ना कि केवल खर्च करने का। मैं सहमत असहमत की बात नहीं करूंगी, क्योंकि बजट के लिए अगर सर जैसे डिफेंस की बात कर रहे हैं या एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक महिला होने के नाते अगर हम ग्रामीण महिलाओं की बात करें या एजुकेशन सेक्टर से भी अगर मैं जुड़ी हूँ तो एजुकेशन सेक्टर से भी बात करें, तो हर बार एजुकेशन सेक्टर पर अगर बजट के लिए कुछ अच्छा आता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रही डिफेंस की बात, तो आज शायद हम सब एक छत के नीचे सुरक्षा सहित इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि डिफेंस में जितने भी हमारे सैनिक हैं या जितने भी बड़े लोग हो गए हैं, वो वहाँ स्तर पे खड़े होकर, और उनको तो सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास की ज़रूरत है, आर्थिक सहन शक्ति की ज़रूरत है, जो कि हम लोग सब मिलकर देते हैं। तो डिफेंस में बढ़ रहा है या क्या कहते हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स एजुकेशन के लिए बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब कहा गया है कि AI जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आती है और जितने टाइम तक भी, जैसे चाइना से हम लोग लेकर आते हैं आर्थिक मदद या जो भी लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे इंडिया में आती है तो उसको टैक्स फ्री सालों साल दिया जाएगा, जिससे वो हमारे जितने भी
खर्चा है, जितना भी वो है, उसको हम बहुत अच्छी तरह से देख सके, हम उसको कर सके। इससे क्या होगा कि दूसरी जो हमारी चाइना जैसी, जापान जैसी जो हो गई, जिससे हम आर्थिक मदद लेते हैं, वो भारतीयों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो बजट है उसमें और आसानी होगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो भी विकसित कार्य करा गया है, विकसित इंडिया के जैसे कि रोजगार, स्वास्थ्य, फ्री टैबलेट्स दी जाएंगी, कैंसर के लिए फ्री टैबलेट, फ्री मेडिसिन का करा जाएगा, इसमें बहुत ही उन्नति का काम है। तो मैं हर बार ये कहती हूँ, जरूरी नहीं है कि क्या गया या इंडिया में कहाँ झुके और कहाँ बढ़े, पर अगर बजट आया है कुछ अच्छे के लिए ही आया है। जब बहुत मीठा होता है तो नमकीन भी होता है, जब बहुत अच्छा बजट आएगा तो उसमें कुछ कमियां भी रह जाएंगी। बिल्कुल जयती, और इस बार के बजट की जब हम बात करते हैं तो इस बार के बजट के लिए लगातार कहा भी जा रहा है कि ये विमेन एम्पावरमेंट से ज्यादा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है ये बजट, और कहीं ना कहीं वो चीज इसमें नजर भी आई। आपने टैक्स की बात करी मैम, टैक्स को लेकर रिद्धि जी, टैक्स को लेकर क्या कुछ चेंजेस इस बार के बजट में देखने को मिले? अगर हम टैक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये भी स्पेकुलेशंस थे कि जॉइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो सकते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। एक चीज़ अच्छी है, इनकम टैक्स रिवीजन ऑफ रिटर्न्स जो पहले 31 दिसंबर 2025 तक ही हो सकता था, अब वो 31 मार्च 2026 तक होगा। इससे क्या होगा, फॉरेन की जो कंपनीज होती है, कोई भी हमारी फॉरेन इनकम होती है, तो वहाँ पे कैलेंडर ईयर चलता है, तो उनकी रिटर्न्स में वो फिर रिवीजन हो नहीं पाता था, तो उसके लिए एक बेनिफिट है। इसके अलावा टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस एंड रेमिटेंस, पहले जो 5% था जिस पे टीसीएस, अब वो 2% हो गया, तो इससे हमें कैश का बेनिफिट मिलेगा ऑन स्पॉट। फिर बाद में तो जब रिटर्न फाइल करते तो वो सेम लेवल पे आ जाता है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कैश का एक बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एसटीटी ऑन इक्विटी डेरिवेटिव्स जो फ्यूचर्स पे पहले 0.02% था, वो अब बढ़ के 0.05% हो गया, और ऑप्शंस पे जो पहले 0.1% था वो 0.15% हो गया। शेयर्स पे के बायबैक को अब क्लियर कर दिया कि दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन और लॉस। इसके अलावा मैट अब फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर फाइनल टैक्स विल बी मैट, नो ऑल्टरनेट टैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल, एंड इट्स रेट, उसकी रेट अब 15% से 14% कर दी गई है। रिद्धि, पर मुझे अब ये बताइए, क्योंकि ये तो सारी टेक्निकलिटीज़ की आपने बात की, और जो संभवतः जो लोग समझते हैं, यहाँ बैठे हुए सभी लोग इस इत्तेफाक में रखेंगे, जो लोग समझते हैं वो इसे समझ पाएंगे कि आखिर ये अगर फैसला लिया गया बदलाव नहीं करने का, लेकिन क्यों लिया गया। लेकिन क्या इस बात से लोगों में, खासतौर पर मिडिल क्लास में, मायूसी थोड़ी सी रही कि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ, भले ही डेट्स को आगे पीछे किया गया है, लेकिन एक बड़ा बदलाव एक्सपेक्ट करे थे सभी। लौटेंगे यहाँ पर, लेकिन एक तस्वीर फिलहाल दिखा। और लगातार जो है चर्चा जयती बजट पर चल रही है, आम आदमी पर चल रही है, अलग अलग सेक्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे में लगातार सबके ओपिनियंस लेना भी ज़रूरी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बजट को लेकर, बीजेपी इस बजट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित भी थी, और अब जब बजट आया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी, वित्त मंत्री ने भी अपनी बात रखी, लगातार जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, और ऐसे में आम आदमी को देखते हुए इस बजट को किस हद तक तैयार किया गया था और किस हद तक ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? देखिए, आम आदमी को जो वास्ता होता है, एक तो उसकी इनकम और दूसरा उसका खर्चा कितना हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीज सस्ती हो रही है। ये जरूरी है सर, यही सभी को सुनना है कि सस्ता क्या हुआ है। लेदर गुड्स जी और टेक्सटाइल, हाँ। खाद्य पदार्थ, शूज, बैटरीज, सोलर पैनल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिसिन्स, ये जो सीधे उनके डे टू डे उपयोग के लिए जो वस्तुएं हैं, और जो हमको केवल आत्मनिर्भर नहीं बना रही हैं, हमारे आय को बचत में नहीं बदल रही हैं, हमारा एक ग्लोबल आउटरीच भी बढ़ा रही हैं। अभी हमने 3 दिन पहले एक समझौता किया ईयू से, जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। आज हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितना है उनको? $7 मिलियन, और उनका मार्केट कितना है? $250 मिलियन। यानी पोटेंशियल
to increase this 7 million to 50 million in a very short span. तो इसलिए क्या कहा कि टेक्सटाइल फाइबर की आत्मनिर्भरता, टेक्सटाइल पार्क्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग, वायुमार्ग, स्पीड ट्रेन्स, यानी ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी। कुल मिलाकर बचत के आप ये होगी। कह रहे हैं सर कि विकास, रोजगार, निवेश और जो पूंजीगत कहा जा सकता है बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं धुरी इस बजट की हो सकती है। लेकिन नीलम जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम जी, आपसे मैं बात करूँ उससे पहले एक महिला और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, क्योंकि आप इस बार तो दोनों ही लिहाज से अगर देखा जाए तो बल्ले बल्ले कह रहे हैं लोग कि एंटरप्रेन्योर्स की हुई है, भले हम एमएसएमई पर या फिर स्वरोजगार पर, लघु उद्योगों पर जिस तरह से बम्पर सौगातें दी है निर्मला सीतारमण और सरकार ने, क्या लगता है एंटरप्रेन्योर्स को, क्या अब वो मुश्किलें नहीं होंगी या फिर जो पुराना सब कुछ चलता आ रहा है उसको बैलेंस करने में बजट निकल जाएगा और नए बजट की फिर एक बार फिर से तलाश करनी होगी, एक बार फिर से रिफॉर्म होने के लिए? देखिए, जब से हमारी रेस्पेक्टेड निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनी है और अब राजस्थान में हमारी वित्त मंत्री एक महिला ही है, तो अगर आप मिला जुला सारा सेंट्रल बजट भी देखें और स्टेट का बजट भी देखें तो कहीं ना कहीं हम जैसी जो एंटरप्रेन्योर्स है, इंडस्ट्रियल पर्सन्स है, क्योंकि आज मैं एक इंडस्ट्रीज की प्रेसिडेंट हूँ 40 में, जहाँ पे हम 15,000 महिलाओं को, जो एसएमई या एसएमई जो एमएसएमई है उन्हीं से रिलेटेड महिलाएं हैं, अगर उनका देखें आंकड़ा तो वो स्वरोजगार के लिए तरसती थी, कहीं ना कहीं वो काम मांगने वाली होती थी, आज काम देने वाली बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो रोल रहा है वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का रहा है। आज जो हमें सौगात मिली है एज एन इंडस्ट्रियल, वो सबसे बड़ी सौगात जो 5 सालों से हम डिमांड कर रहे थे कि महिलाओं के लिए सुरक्षित इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि आज पहली बार हमारे कानों को सुनाई दिया कि इस तरीके का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या हमारे देश में महिला सुरक्षित है? अगर इंडस्ट्रीज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी तो कहीं ना कहीं उनका वर्क लाइफ बैलेंस और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें देखना होगा। और आज अगर हम देखें तो हमारी वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने पूरा इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा और उनके हेल्थ को भी ध्यान में दिया है। कैंसर बढ़ता हुआ आज हमारा कारण है, 1925 से लेके 2035 तक ये हर चौथे आदमी को होने वाला है, जो हमारा आंकड़ा सामने आ रहा है। अगर हम कैंसर की दवाइयों में देखें तो आज लाखों तक इसके इंजेक्शन जाते हैं, उसमें जो इस तरीके से इन्होंने इसको ड्यूटी फ्री करा है, 17 मेडिसिन वैक्सीनेशन को किया, ये सबसे बड़ा सराहनीय कदम है एज एन महिला होने के नाते, उद्यमी होने के नाते इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें प्रोविजन दी है। आम गृहस्थी की अगर मैं बात करूं तो डे बाय डे जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा, घर का राशन, माफी के साथ आपको एक बार बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगर बात करें जयती, तो इस बजट को बेहद शानदार बजट उनकी भाषा में बताया गया, हर एक सेक्टर को जो है बराबर जो है लाभ इस बजट में दिया गया है। प्रतीक जी हमारे साथ लगातार बने। प्रतीक जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आपने सुना, इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? क्योंकि हर एक सेक्टर को जो है बराबर जो है इस बजट में मिला है, बराबर लाभ इस बजट में मिला है, चाहे महिलाओं की बात कर ले, चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले। हिमाद्री जी, देखिए, सबसे पहले तो जो विकसित भारत 2047 की बात हो रही है वो जब बनेगा जब आपका जो व्यापार घाटा जो है विदेशों से वो कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ होगी वो बढ़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है, जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर का जो ग्रोथ थी, वो जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 16% के आसपास था और अभी 12.8 पे आ गया है। तो बढ़ने की जगह जब मेक इन इंडिया लिया है, मेड इन इंडिया लिया है, सब कुछ लिया है, उसके बाद में हाल क्या हो रहे हैं। दूसरी बात, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये कहा है कि 2030 तक 80% नौकरियां सर्विस सेक्टर में चली जाएंगी ड्यू टू एआई। तो उसके लिए सरकार ने किया क्या, पिछले बजट में आपको याद होगा एक पीएम इंटर्नशिप योजना लेकर के आए थे। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंदर उन्होंने ये रखा था कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को उसके अंदर इंटर्नशिप करा करके नौकरी देंगे, मतलब 20 लाख हर साल देने थे। तो उसका कुछ आंकड़े मेरे पास में है, उसमें प्रथम वर्ष में 20 लाख दिए जाने थे, लेकिन इंटर्नशिप जो आवेदन हुए वो हुए 6.25 लाख के। इंटर्नशिप जो ऑफर हुई वो हुए मात्र 82,000। इंटर्नशिप जो स्वीकार करी वो मात्र 28,000 ने स्वीकार करी। इंटर्नशिप में जो शामिल हुए वो थे 8,700 और उनमें से नौकरी कितनों को मिली? 97 लोगों को। जहां 20 लाख लोगों को नौकरी देनी थी स्किल करके, वहां पे 97 लोगों को मात्र नौकरी मिली है। दूसरी बात, जीडीपी की बात कर रहे थे, जीडीपी का इनका कैलकुलेशन को आईएमएफ भी नहीं मानता, इसलिए इनके आंकड़े को ग्रे लिस्ट में रख लिया। ये कैसे चलाते हैं? क्योंकि हमारे जीडीपी में जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 45% के आसपास है। तो ये मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ने जितना ग्रो कर रहा है अनऑर्गेनाइज ने भी उतना कर लिया, जबकि एमएसएमई की हालत इतनी खराब है। मैंने अभी बता दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जा कर है।
तीसरा अभी एक यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही थी, महिलाओं को आपको याद है कल के अखबार में एक खबर छपी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर स्कूल के अंदर सैनिटरी पैड और छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अब आप तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, चौथी बन चुके हैं, तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप वहां पे सैनिटरी नैपकिन दीजिए और वहां पे आप महिलाओं को अलग टॉयलेट दीजिए। तो ये नौकरियां देना, उनको लोन देना, सबसे पहले सुरक्षा प्रदान कराइए शिक्षा के क्षेत्र में, जहां से महिलाएं जहां पढ़ने जाती हैं, अगर वहां पे भी बेसिक सुविधाएं नहीं है तो ये बेईमानी है। तीसरी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था पहली बन जाइए, लेकिन कुछ भी नहीं है उससे। भी ले लेते हैं प्रतीक जी, आप फिर से लौटेंगे। राजेश जी आप बताइए, क्योंकि क्या इस चीज को कह पाना इस समय मुनासिब होगा कि जो बजट इस समय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम सुने, एक्सपर्ट्स को सुने, जो बजट है वो शॉर्ट टर्म फ्रीबीज का ना रहकर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का है। जिस तरह से अभी सुनील जी भी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि आप नींव तो रखने दीजिए, तो ये फ्रीबीज अभी के लिए नहीं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? राजेश जी आप बताइए, और उसके बाद प्रतीक जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। महान अर्थशास्त्री हुए थे जेएम केन्स, हाँ, उनका एक कोट में हमेशा कहना चाहूंगा, एंड ही से एंड इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। तो ये भूल जाइए कि 20 साल बाद में क्या होगा, क्योंकि अच्छा ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म, हाँ, उसका एक लॉन्ग टर्म का कोई पैमाना नहीं है। जी। मेरे को आपको ध्यान हटाना होगा, 20 साल आगे दुनिया दिखाऊंगा। अरे भाई आज मुझे ईमानदारी से बताइए, सर आसपास का रख लीजिए, लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल बाद का रख लीजिए, अगर उतना दूर ना जाए आप भी रहेंगे। सुनिए मेरी बात, आप विकसित भारत की बात कहते हैं, आज भी मैं प्योर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं प्योर एयर के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं मैं, ठीक है सर। हम कैंसर ट्रीटमेंट का दवाई फ्री कर रहे हैं, अरे कैंसर क्यों हो रहा है उसमें कहां फोकस हमारा। और दूसरी बात, कथनी और करनी में जो अंतर है मैं बता देता हूं आपको। मैं हर बार कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पता नहीं हुई या नहीं मुझे तो नहीं मालूम है, पर स्टार्टअप इंडिया, स्किल, इतने सारे प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं। नतीजा ये है कि आज भी हर युवा काम को तरसता है। हम शिक्षा की बात करते हैं, सुनील भाई जहां से वहां से मैं भी हूं, आज राजस्थान विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी हालत इतनी खराब है, इतनी खराब हालत है कि प्रोफेसर नहीं है। कहाँ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कहाँ एआई की बात करते हैं इनफैक्ट। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं आपको, हमारी जो रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर और 100 हंगर इंडेक्स के अंदर, वो इस बात का प्रतीक है कि वी स्टैंड इन रियल टर्म। एक चीज है, आपको क्या लगता है कि जो हमारा बजट आया है वो भविष्य के विजन को लेकर नहीं, आज को देखते हुए बनना चाहिए था? मैं तो कहता हूं जब 11 साल पहले जो बजट बना था वो 10 साल बाद के विजन लेके बना था, क्या हुआ उसका? 2011 में जो बजट आया था। आपकी मानसिकता मुझे लगता है ये है कि एक मजदूर है, आज कमाता है, खर्च कर देता है, दूसरे दिन फिर निकलता है, क्योंकि सुनील भाई ओवर द ईयर सर देख सुनिए, एक सेकंड मैं देशी बता रहा हूं, ओवर द ईयर्स हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ये है, जो गरीब है उसको गरीब रहने दीजिए, जो पिछड़ा उसको पिछड़ा रहने दीजिए, उसको विकसित बनने दीजिए। ठीक है, आपका कहना है कि जिस बैलेंस का जिक्र बार-बार किया जा रहा है, हिमाद्री वो बैलेंस लगा नहीं, लेकिन पारुल जी भी यहाँ पर है, सोशल वर्कर के तौर पर वो काम करती है। पारुल जी आप तो रोजाना कई सारे लोगों से मिलती है, कई सारे वर्ग होते हैं, कोई एक खास वर्ग नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं से मिल रही है, किसानों से मिल रही है, आप सभी से मिलती है एक सोशल वर्कर होने के नाते। ऐसे में अब जब आप फील्ड में निकली होंगी इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद में, वहां से किस तरह की प्रतिक्रियाएं, कितनी मिलीजुली रही या फिर कितना पूरा हुआ? अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो एक आम आदमी की तो सिर्फ ये चाह होती है कि बजट मतलब क्या सस्ता हुआ, क्या आप जेब के दायरे में आ जाएगा, क्या आपने सुना और क्या प्रतिक्रियाएं सुनी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जब कुछ चीज़ खत्म होती है तभी नई चीज़ सामने आती है। हाँ। अगर हम बजट की बात करें तो हर बार नया बजट आता है। ये भी मानते हैं कि बजट में बहुत सारी कमियां होती हैं, कमियां हर चीज़ में होती हैं, पर हर बार जो नया बजट आता है तो नई चीज़ भी होती है। जैसे कि अभी हम लोग अभी कैमरे के पीछे यही बात कर रहे थे कि आम आदमी के लिए क्या हुआ या राजस्थान के लिए क्या हुआ। रेल की तरफ से 14 से 15 कॉरिडोर्स मिलाए गए, जिससे लोगों का टाइम बढ़े, एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़े। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जब सोलर इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उस पर जो बजट है उसका बजट भी इस तरह से करा गया है कि ज़्यादातर लोग सोलर पे काम करो, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, जैसे नीरज जी बोल रहे थे कि महिलाओं के लिए हमें टॉयलेट्स बनवाने हैं, ऑलरेडी इस राजस्थान में बहुत सारे टॉयलेट्स के लिए, बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल के लिए वैसी व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जब चीजें कम होती हैं लेकिन हर साल नई चीजें बढ़ती भी हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर, जैसे कि आपने बोला, बजट में इस बजट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ क्या बढ़ा है हमारा,
तो सबसे पहले तो शिक्षा और महिला शक्तिकरण के लिए 41 जिलों में नए गर्ल्स हॉस्टल के लिए कहा गया है, प्लस सिक्योरिटी के लिए। बिजली और बुनियाद की बात करें तो पावर सेक्टर में भी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करी गई है। जो पूंजी निवेश है उसको ब्याज मुक्त कर दिया गया है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सोलर पैनल, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा शिक्षा की अगर हम बात करें तो कॉटन सीड और कैपिटल फीड जो पशु आहार है अपना, उसके लिए भी टैक्स ग्रामीण के लिए बहुत ज्यादा क्षेत्रों और दायरों में काम करवाया गया है। मिलाकर के आप ही कह रहे हैं कि आप वर्गों के बीच में निकली होंगी या फिर अब जब जाएंगी भी, क्योंकि अब तो बजट आ चुका है, अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं लोगों से आप लेंगी, तो कुल मिलाकर के आपके नजरिए से और आपके आसपास जो लोग हैं उनके नजरिए से एक संतुलित ये बजट है। पारुल जी, मैं हमेशा बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि जहाँ पे भी मैं निकलती हूँ, हाँ। अगर कुछ चीज की कमी है तो अगर बजट आए तो हमें हर साल उस बजट के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ये सोचना चाहिए, क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं। आप ही कह रहे हैं कि अभी आपकी उम्मीदें राजस्थान सरकार के बजट से टिकी हुई है, जो कि अभी आने को है। बिल्कुल, सरकार के बजट से अभी आपकी ज्यादा उम्मीद है। बिल्कुल, ठीक है हिमाद्री, यहाँ पर भी कुछ लोग आना चाहेंगे। रिद्धि काफी देर से हमारी बातों को सुन रही है। रिद्धि, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, बजट की हम बात करते हैं, एज अ सीए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी की जेब पर कितना भार पड़ा है इस बजट से, या उसको इस बजट के चलते जो है राहत भी मिली है? जैसा कि आप सबने देखा, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ, या जो भी चेंजेस हुए जैसे टीडीएस में हुए, टीसीएस में हुए, तो करंट टैक्स फ्लोस, कैश फ्लोस में उसका असर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पे बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं होगी जो करंट जो इस साल के बजट है उससे। अच्छा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको अगर इस बजट के नजरिए से समझने की कोशिश की जाए, आपने टीसीएस का भी जिक्र किया, उसको जरा और इलैबोरेट कर दीजिए, किस तरह से इस साल के लिए रह सकता है एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, और उसकी सैलरी के लिहाज से सोचा जाए जो कि 20 से 30 हज़ार है, इस टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं होकर अगर टीसीएस के पर्सपेक्टिव से समझा जाए। रिद्धि, टीसीएस मतलब टीसीएस में जैसे रेट्स कम हुए हैं, तो जिस चीज़ से पहले 5% टीसीएस कटता था, तो सपोज 1 लाख हम किसी चीज़ कोई खर्चा करें, उसमें 5,000 टीसीएस कटा है, हाँ। तो अब उसकी जगह 2% पे 2,000 टीसीएस कटेगा, तो जो 3,000 रुपये वो हमारे बच गए अभी। पर ये चीज़ जो हुई है, ये हुई है जैसे टीसीएस ऑन ओवरसीज फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस, एजुकेशन, टूर पैकेजेस वगैरह पे। तो अगर आप बहुत छोटे कमाई वाले लोगों की बात करें तो उनकी जेब पे ऐसा कोई वो नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया नीलम जी आप भी से बताइए, छोटी सी प्रतिक्रिया संक्षिप्त समय का। नीलम जी आपसे प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पूरे बजट को लेकर ओवरऑल। ओके, सो ये एक मिला जुला बजट है, और इस बजट में जो राहत मिली है वो इंडस्ट्रियल लोगों को मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली है और स्वास्थ्य विभाग में मिली है। बाकी का इस बजट में, जैसा कि आपका सवाल था, एक आम जनता के लिए क्या है, तो आम जनता ना तो टैक्स भरने में और ना उसकी रेस में दिमाग लगाती है, ना शामिल होती है, ना ही बजट पे कोई प्रतिक्रिया देती है, लेकिन जो टैक्स भरता है और जिनको एक्सपोर्ट या इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब होता है, उनके लिए ये बजट डेफिनेटली अच्छी सौगात लेके आया। ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुनील जी आप। जी देखिए, अब तक हमने देखा कि हर बजट में या हर टैक्स प्रपोजल में पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन होते थे। ये सरकार पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से हटकर उसको डू अवे करके कंप्लायंसेस की ओर जा रही है, और इसी कंप्लायंसेस की ओर जाने के कारण हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है। मैं प्रदीप जी की बात पे आता हूं, उन्होंने शायद बहुत सारे फेक आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं और इसी कारण जनता उनको पहचानती है और वोट नहीं देती है। समय का अभाव है, लेकिन आपके और इन अकॉर्डिंग फेक बजट आंकड़ों के कारण ही जनता बताइए कौन से फेक आंकड़े बताइए ना। अगर हम इस आपके सारे आंकड़े फेक हैं। आप एमएसएमई की बात करते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात से भी हम सहमत हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए, समय का अभाव है, चर्चा तो यहाँ पर निरंतर चल सकती है बात भी, क्योंकि बजट में बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं, बजट में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, लगातार हम तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच